हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का भूमिका चौहान इंग्लिश पर। मैं हूं भूमिका चौहान और आज मैं अभी अपने सभी प्यारे बच्चों के लिए एक प्यारा सा छोटा सा सेशन लेकर आई हूं, क्योंकि आप लोगों का सभी का केमिस्ट्री का एग्जाम है जिसमें केवल 2 दिन बचे हुए हैं और अब बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा डर लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा और सोच रहे होंगे कि तैयारी कैसे करें, क्या करें। इस समय पर अगर थोड़ी सी अच्छी गाइडेंस हमें मिल जाए, क्योंकि जब आपका बायो का पेपर हुआ, मैथ्स का हुआ, तो मैंने आपके टीचर्स से काफी बातें करवाई। कुछ ऐसे डाउट्स जो बच्चों के दिमाग में रहते हैं उनके ऊपर हमने टीचर्स से बातें की ताकि आपको थोड़ा गाइडेंस मिल सके। आज का ये लेक्चर भी मैं इसीलिए लेकर आई हूं, लेकिन आज के लेक्चर में एक बहुत ही अलग और एक बहुत ही अनोखी बात होगी। सबसे पहली चीज, वो टीचर हमारे साथ यहां पर सामने होंगे। दूसरी चीज, हम वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें इन 2 दिनों में अगर आपने पहले से किया हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, आप उन्हें अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा और अगर किसी ने नहीं किया हुआ है तो वो ये टॉपिक्स छोड़कर ना जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम केमिस्ट्री का पेपर है, आप यहां पर कैसे? तो बेटा मैं आपको पढ़ाने नहीं वाली हूं, ऐसा कुछ नहीं है, डरो मत, ठीक है। केमिस्ट्री वगैरह अपने बस की बात नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने पिछले 1-2 दिन से लगातार बहुत सारे हमारे डॉक्टरनेट के जो टीचर्स हैं उनके साथ बातचीत करी, ठीक है। पहले खुद देखा सिलेबस वगैरह क्या है आप लोगों का, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए आज का ये वीडियो होने वाला है। सो काफी टीचर्स से काफी सारी सलाह करने के बाद मुझे पता चला कि अच्छा ठीक है, इस तरीके से हम बच्चों को गाइड कर सकते हैं और ये टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। फिर मैंने तो सारा देख लिया, फिर मैंने सोचा यार शायद बच्चों को लगे कि मैम बता रही है, तो थोड़ा सा आपका ट्रस्ट बनना भी जरूरी है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं आपके प्यारे भास्कर भैया। जल्दी से आ जाइए सर। हेलो मैम। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? मैं हूं आपका भास्कर भैया, जैसा आप सभी लोग जानते ही हो। तो जैसा कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने IIT रुड़की से मैंने MSc किया हुआ केमिस्ट्री में ही। तो जो आपका पेपर अभी आप जो देने जा रहे हो, तो आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो आपके इसी वीडियो में क्लियर हो जाएं केमिस्ट्री के एग्जाम को लेते हुए। इसके अलावा अगर मैं अपनी बात करें तो हम बोर्ड्स एंड JEE नीट की जो आप तैयारी करते हो या जो करोगे उसके इंग्लिश या हिंदी दोनों में मेरी क्लासेस रहती हैं, ओके। सो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप इंग्लिश मीडियम के हो चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, आपकी पूरी तरीके से हम हेल्प कर पाएँ। तो मैम आप बताइए। चलिए, तो जैसा आपको पता चला कि ये हैं आपके भास्कर भैया और जो कि पूरी तरीके से तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए। दोनों ही बोर्ड्स को ये पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम। तो सर एक बार हम बच्चों को ये बता देते हैं कि जैसे इनके ना टोटल चैप्टर्स जो है वो 13 आने वाले हैं, जिसके अंदर आपकी केमिस्ट्री बेसिकली फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में डिवाइडेड होती है, राइट। 27 नंबर की फिजिकल आ रही है, 17 नंबर की इनऑर्गेनिक और इनकी 23 नंबर की ऑर्गेनिक आ रही है। पहले 5 चैप्टर फिजिकल में गए, 6ठा 7वां 8वां इनऑर्गेनिक में और 9 से 13 वाला चैप्टर इनका ऑर्गेनिक में आ गया, तो इनका कंप्लीट सिलेबस हो गया। बिल्कुल। यहाँ पर अगर देखें तो फिजिकल सबसे ज़्यादा पार्ट ले रहा है और ऑर्गेनिक भी ऑलमोस्ट बराबर ही ले रहा है, 27 और 26 नंबर हमारा होता है। इनऑर्गेनिक में अगर देखा तो वो कम पार्ट लेता है, हमारे लिए केवल 17 मार्क्स का। तो इनऑर्गेनिक क्योंकि आपको पता है ज़्यादा थियोरटिकल रहता है, कई बच्चे ज़्यादा याद करते हैं, तो अगर वो इनऑर्गेनिक पे चाहें तो थोड़ा कम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। पर ऑर्गेनिक और फिजिकल अगर 2 सब्जेक्ट भी अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हो, इट मीन्स आप मैक्सिमम मार्क्स अपने ले सकते हो। जैसे कि वो पता है कि हमारे पास केवल 2 दिन है ना। अब 2 दिन अगर हमारे पास है तो आप कैसे करोगे, क्या तरीका लेना चाहिए? तो आई वुड एडवाइस कि यार आपकी जो स्टार्टिंग है जो फर्स्ट डे होगा, ठीक है, उसमें आप फिजिकल और इनऑर्गेनिक का कर लो एक साथ ही, ठीक है। क्योंकि फ़ायदा ये रहेगा कि इतना अगर कर लोगे ना फर्स्ट दिन में तो आप ऑलमोस्ट 27 + 70 यानी 44 मार्क्स आप काफ़ी अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हो, ठीक है। ये वाला पार्ट तो पूरा याद करने का ही है। तो अगर किन्हीं का न्यूमेरिकल अगर अच्छा नहीं है, क्योंकि फिजिकल में अगर देखें तो न्यूमेरिकल बहुत आता है और लोग डरते भी हैं, क्या न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, सॉल्व होगा नहीं होगा। कैलकुलेशन एरर से बहुत लोग डरते हैं, कैलकुलेशन में टाइम भी बहुत जाता है। तो ऐसे में उसको बैकअप करने के लिए हमारे पास इनऑर्गेनिक आ जाता है, तो जो याद करना चाहते हैं वो याद कर सकते हैं और जिनका कैलकुलेशन वाला पार्ट अच्छा है वो कैलकुलेशन करके भी अपने और एक्स्ट्रा मार्क्स ले सकते हो। उसके बाद बात करें हमारे ऑर्गेनिक का, तो ये या फिर अपने अगले दिन करना, पूरे सुबह से लेकर शाम तक पूरी ऑर्गेनिक कर जाना, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आप इस स्ट्रेटजी से ले सकते हो। तो मैम अगर हम बात करें अपने टॉपिक्स पे, तो हमारे कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे? हाँ, तो सर ने अभी बहुत ही प्यारे तरीके से आपको ये बता दिया कि एग्जाम में आपको अपना पेपर शुरू कैसे करना है या क्या चीजें हैं, ठीक है, कि कौन कौन से सेक्शंस अगर आप अच्छे से करके चले जाओगे तो कितने मार्क्स आप अपने सिक्योर कर सकते हो एग्जाम के अंदर। सर ने आपको बताया कि फिजिकल और इनऑर्गेनिक को तो पहले ही कल ही निपटा के रख दो अलग से,
ताकि तुम ऑर्गेनिक को टाइम दे पाओ। उसमें बहुत ज्यादा कुछ याद करने का होता है शायद, है ना? हाँ बिल्कुल। अगर बात करें इनऑर्गेनिक में तो मोस्टली पार्ट केवल याद करने का है। जैसे हमारे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, पी ब्लॉक आता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है, वहाँ पे भी काफी सारे थ्योरी मटेरियल बहुत है। ठीक है, तो जो याद करना चाहते हैं वो इससे याद कर लो आराम से। ठीक है, तो इस याद करने पार्ट को पहले ही कर लोगे ना, तो बाद में एंड टाइम पे आपको और ज्यादा लाइक प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा कि अभी भी बहुत सारे याद करना है। तो इसको पहले निपटा लेना आराम से, इसको और अपना फिजिकल को। और ऑर्गेनिक में ज्यादा थ्योरी आता है क्या सर? ऑर्गेनिक में ज्यादा थ्योरी नहीं रहता, आपके लिए आएगा ज्यादा रिएक्शन वाला पार्ट। और इसके लिए सबसे बेस्ट एडवाइस अगर कभी भी कोई देता है वो यही रहती है कि इसमें नेम रिएक्शन कर लो। क्योंकि नेम रिएक्शन ऐसा पार्ट है कि ऑर्गेनिक में 26 अगर मार्क्स का आता है तो ये मान लेना कि आपके हाफ मार्क्स अराउंड 13 to 15 मार्क्स में केवल रिएक्शन वाला पार्ट रहता है। तो अगर आप नेम रिएक्शन पूरा कर लेते हो ना तो आप ऑर्गेनिक का भी बहुत अच्छा पार्ट एक बार में कवर कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा मैंने अभी बोल दिया था कि ऑर्गेनिक में थ्योरी ज्यादा रहता है, इनऑर्गेनिक में थ्योरी ज्यादा रहता है, तो इसको निपटा दो पहले एक दिन में। और ऑर्गेनिक में जैसा कि सर ने आपको गाइड किया प्रॉपर, जो भी रिएक्शंस वगैरह रहती हैं या जैसे भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए आप अपना अगला दिन दे सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपको रिवीजन भी करना है एग्जाम में बिना रिवीजन के। और वो भी केमिस्ट्री के एग्जाम में तो मैं कहूंगी कि नहीं जाना चाहिए बच्चों को। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मिस हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल, चलिए आपको बहुत ही सिस्टमैटिक प्लान से चलना पड़ेगा। ओके, और ऐसा करोगे ना तो ही आप मैक्सिमम मार्क्स ला पाओगे। अदरवाइज अगर बहुत ज़्यादा हड़बड़ी करोगे तो भी मार्क्स कट जाते हैं, भूल जाते हैं चीज़ें। इसलिए एक ऑर्डर वे में पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे मैम और मेरा डिस्कशन रहता है तो हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके लिए निकाले हैं, तो वो हम टॉपिक्स पर थोड़ा सा देखते हैं जो आपको कर लेने चाहिए एटलीस्ट। यस, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैं अलग अलग जो भी आपके चैप्टर्स हैं उनमें से टॉपिक्स कुछ निकाल कर लाए हैं हम लोग, जिसमें बात आती है मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी एंड मोलारिटी, जैसे मोललता और मोलरता, हेनरीज लॉ एंड रॉल्स लॉ, और चौथा पॉइंट है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब अणुसंख्य गुणधर्म। तो अब सर आपको बता देंगे कि इनमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको मिस नहीं करनी है। देखो, अगर हम बात करें टॉपिक्स का, अगर ध्यान दो यहाँ पे, तो आपका मोल फ्रैक्शन हुआ, मोलैरिटी, यहाँ से सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। क्योंकि हमारे सॉल्यूशन चैप्टर हमारे विलियन चैप्टर का है ना, तो अपना फिजिकल केमिस्ट्री समझ जाओ, यानी न्यूमेरिकल तो है ही। ठीक है, तो आपका न्यूमेरिकल वाले पार्ट के लिए आपके जो ऊपर के जो दो टॉपिक्स रखे हैं, यहाँ से सिंपल एक एक नंबर के, दो नंबर के क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हेनरीज लॉ एंड राउल्ट लॉ आपके थ्योरी वाइज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पर कोई ध्यान रखना है, फॉर्मूला हर एक का याद करके चलना ही चलना है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री फॉर्मूला मस्ट याद होना ही चाहिए। पर थ्योरी के हिसाब से अगर कहें तो ये दो थ्योरी सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, 1 नंबर या 2 नंबर में। और इसके अलावा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से थ्योरी नहीं बनती, पर हाँ यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन एक अच्छा जरूर बन जाता है। तो आपको ये वाला पार्ट यहाँ पर थोड़ा फोकस करना है। ओके मैम, चलो आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पार्ट, जो कि विद्युत रसायन से है, जिसमें नर्स्ट इक्वेशन मतलब नर्स्ट समीकरण, कंडक्टिविटी एंड कॉलरॉश लॉ, चालकता एवं कॉलरॉश का नियम, फ्राडेज लॉ, बैटरीज और कोरोजन, ये वाले टॉपिक्स थे जो पता चले कि हाँ इनसे ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। क्योंकि मैंने भी देखा, प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी देखे, सैंपल पेपर्स, मॉडल पेपर्स जो भी होते हैं वो सब देखकर ये टॉपिक्स जो है हम टीचर्स ने निकाले हैं। तो सर आप थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ देखिए, अगर हम बात करें इनमें तो नर्स्ट इक्वेशन जैसे आपका सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में या अपने विद्युत रसायन में देखते हो, सबसे इंपॉर्टेंट और न्यूमेरिकल यहाँ से हर साल आ ही रहा होता है, या इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें आ ही जाती हैं एग्जाम में, इसलिए इसको तो याद करके चलना है, फॉर्मूला मस्ट याद करने का है। ओके, इसके अलावा बात करेंगे आपके एक और न्यूमेरिकल जो बहुत अच्छा बनता है, वो आपका मोलर कंडक्टिविटी, यानी आपका जो मोलर चालकता वाला पार्ट है या सिंपल चालकता, वहाँ से फॉर्मूला बन जाता है, क्वेश्चन बनता है। कॉलरॉश लॉ की थ्योरी थोड़ी याद करके रखना इंपॉर्टेंट रह जाती है। इसके अलावा फैराडेज लॉ से एक न्यूमेरिकल टाइप बन जाता है, और फैराडे का प्रथम और द्वितीय नियम की थ्योरी जरूर याद रखना, पूछ लेते हैं एग्जाम में। ओके, इसके अलावा बात करें थ्योरी के हिसाब से एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका बैटरीज वाला पार्ट, और यहाँ पर आपको द्वितीयक बैटरी उसके उदाहरण जरूर याद रखना। देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों बैटरियों के आपको उदाहरण जरूर याद रखने हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू वाला जो आता है वहाँ पर वो वाला पार्ट बन सकता है। इसके अलावा फ्यूल सेल जरूर याद रखना है। ठीक है, और बात करें कोरिजन यानी आपके संचारण में, तो लोहे पर जंग लगना, ये जो आपका पार्ट आता है ना, इसकी रिएक्शन याद करना, और जंग लगने का फॉर्मूला जो होता है वो आपको मस्ट याद रखना है, वो आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, और सिंपल रिएक्शन आपके 1 नंबर वाले मार्क्स में आ सकती है। ओके मैम, चलो बहुत बढ़िया। अब बारी है हमारी केमिकल काइनेटिक्स की, जो है रासायनिक बाल गति की। सूडो फर्स्ट ऑर्डर, छद्म प्रथम कोटि, न्यूमेरिकल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर भी सर ने बोला कि इसके अंदर ये वाला भी मैम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब प्रथम कोटि के न्यूमेरिकल और शून्य कोटि के। उसके बाद ग्राफ्स भी इसी का पार्ट होता है शायद, राइट। ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी, कोटि तथा आणविकता, एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है भिन्न कोटियों के लिए वेग नियंत्रक की।
इकाई। तो ये कुछ और टॉपिक्स हैं, इसको नंबर 5 डाल देते हैं हम यहाँ पर। तो अभी सर आपको बताएंगे केमिकल काइनेटिक्स से आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। जी बिल्कुल मैम। तो देखो अगर बात करें आपका केमिकल काइनेटिक्स यानी आपका रासायनिक बलगतिकी से, तो देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो बनता है वो बनता है आपका कहाँ से, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के फॉर्मुलेस, है ना। क्योंकि अगर आप बात करें यहाँ पर आपके जो शून्य कोटि और जो प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है उनके फॉर्मुले बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्धआयु काल यानी आपके हाफ लाइफ का फॉर्मुला हो गया, या आपका जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो वो आपको समाकलित वेग समीकरण आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसके अलावा बात करें थ्योरी वाले से देखें तो इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर यानी शतम प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है। और अगर अभिक्रिया लिख रहे हो, ध्यान रखना कभी भी पूरी केमिस्ट्री में अगर आप कोई डेफिनेशन लिखने वाले हो तो उसका उदाहरण जरूर दे करके आना है, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा नंबर आपको गेन करवाता है। कम से कम कटने तो बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि कई बार नंबर इसलिए कट जाते हैं कि हम डेफिनेशन लिखते हैं पर उदाहरण नहीं देते, तो वो लिखना जरूरी रहता है। इसके अलावा अगर बात करें इनके ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन का एटलीस्ट कम से कम एक बार, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके, क्योंकि फॉर्मूला बहुत आता है। इसके अलावा आपका ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी यानी आपके जो कोटि और जो आपकी आणविकता जो होती है उनमें अंतर बहुत पूछा जाता है, इसलिए वो आपको याद रखना नंबर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके अलावा उसका वेग नियतांक जो आपका होता है, अलग अलग प्रकार के आपके जो कोटि होते हैं, शून्य कोटि, प्रथम कोटि या द्वितीय कोटि तक का आपको वेग नियतांक जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा एक पॉइंट और जो आप एडिशन याद कर सकते हो वो आपका आरएनएस समीकरण, क्योंकि वहाँ से छोटा मोटा न्यूमेरिकल बन जाता है वरना ज़्यादा वहाँ से बहुत बड़ा नहीं बनता, बस आपको फॉर्मूला ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकते हैं। तो एक आरएनएस समीकरण थोड़ा सा याद कर लेना है। ओके चलिए, तो ये जो कुछ बातें सर आपको बता रहे हैं यहाँ पर वो बेसिकली ये है कि यार देखो किस तरीके का क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछा जा सकता है, क्योंकि यूपी बोर्ड के अंदर बेसिकली ऐसा है कि कुछ मतलब चैप्टर्स तो काटे नहीं है बट उनमें से कुछ कुछ टॉपिक्स हटा दिए हैं, बट उन टॉपिक के बिना जो हटाए हैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद आपको समझ में ना आए, तो इसीलिए ये टॉपिक्स को ध्यान में रखकर जरूर जाना है। ये बात मैं आप लोगों को पहले ही बता देना चाहती हूँ, ठीक है सर। अभी हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, वैद्युत रसायन, अच्छा इसकी तो हम बात कर चुके हैं, यस। जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट और इसके साथ हम बात करेंगे पी ब्लॉक की, राइट, इन दोनों की बात हम करेंगे। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7 की बात यहाँ पर बताई जा रही है। हाँ, तो अगर देखो बात करें फिजिकल केमिस्ट्री का तो आपके वो चैप्टर्स हो जाते हैं, ठीक है, इट्स फाइन, जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स कहाँ प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा जो फॉर्मुलेस है देखो मस्ट याद करने ही करने, ठीक है। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप केवल फॉर्मूला लिख करके आते हो तो भी पार्शियल मार्किंग के आपको नंबर मिल जाते हैं। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट अच्छा नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट जहाँ तक नंबर गेन कर सकते हो वहाँ तक पूरा एफर्ट करना है अपने को, ठीक है। इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी वाला पार्ट तो कर ही लेना और फॉर्मुलेज याद करके चले जाना, कुछ नहीं तो लिख करके जरूर आना, ओके, उसका भी नंबर मिल जाएगा। अब बात करते हैं हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हमारे पास 3 ही चैप्टर रहते हैं, है ना। डी एंड एफ ब्लॉक रहता है जहाँ पर आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो है आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी आपका जो लेंथेनॉइड संकुचन जो आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा रिपीटेड टॉपिक में से एक है। आपका प्रीवियस ईयर में कभी भी देख लेना, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आता ही रहता है, ओके। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर थोड़ा बहुत डी एंड एफ ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज़ है, सिंपल जो बेसिक गुणधर्म है आपके तत्वों के, वो आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, वहाँ से सिंपल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही बनेगा और कुछ तो है नहीं यहाँ पे, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और यहाँ पर इनके लिए अगर बात करें KMnO4 एंड K2Cr2O7, इनकी थोड़ी सी रिएक्शन देख जाना और इनकी संरचना चाहे याद कर जाना, हो सकता है संरचना आ सकती है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखना तत्वों की और आपके जो यौगिक बनाते हैं वो उनकी संरचना अक्सर पूछ ली जाती है, इसलिए वो याद रखने की होती है। इसी तरह अगर बात करें यहाँ पे हम अपने एफ ब्लॉक की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपके पास, हाँ, जो आपका पी ब्लॉक की अगर बात करें यहाँ पे तो आपके पास संरचना तो देखो सभी याद करनी है, वो तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि पी ब्लॉक चैप्टर बहुत बड़ा है। अगर हम देखें वन ऑफ द मोस्ट लेंथी चैप्टर आपका पी ब्लॉक होता है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं सजेस्ट करता हूँ वो यही है कि H2SO4 की विधि, जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो आपका रहता है बनाने का, यानी आपकी जो संपर्क विधि होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना संपर्क विधि भी आ सकता है या फिर H2SO4 की विधि भी आ सकता है, इसलिए आपको नेम जरूर याद रखना है, ओके। क्योंकि कई बार क्या होता है हम नेम याद नहीं करते और पता नहीं चलता भाई क्वेश्चन कौन सा आ गया, ठीक है। तो ये गलती मत करना, इसलिए पढ़ रहे हो ना तो ये वाले टॉपिक्स अच्छे से ही पढ़ना, ठीक है। इसके अलावा इंट्रा हेलोजन कंपाउंड्स यानी आपके अंतरा हेलोजन जो यौगिक होते हैं वहाँ पर थोड़ा रिएक्शन वाला पार्ट है, लेकिन वो अच्छा पार्ट है। छोटी मोटी डेफिनेशन यहाँ से डायरेक्टली बन जाती है कि भाई अंतरा हेलोजन यौगिक क्या होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखो, मैंने बताया ना डेफिनेशन यानी एग्जाम्पल मस्ट लेकर चलना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर भी इनकी संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, तो एक थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है आपके डी एंड एफ ब्लॉक एंड आपका पी ब्लॉक के हिसाब से, तो ये बात आपको यहाँ करना है। इसके अलावा अगर बात करें हमारे पास एक और टॉपिक चैप्टर जो आता है हमारे पास
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, ये भी हमारा क्या है, इनऑर्गेनिक का है। अब यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन बनता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आईयूपीसी नॉमेनक्लेचर। आईयूपीसी नामकरण बहुत ज़्यादा आता है, ध्यान रखना है, इसलिए इसको मस्त याद करना है। और समावयवता, आइसोमेरिज्म पूछ लेता है सीधा सीधा, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। इसके अलावा देखो थ्योरी के हिसाब से देखो ना, तो वर्नर्स थ्योरी याद कर लेना, थोड़ा बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी निकालने को आ जाएगा सीधा सीधा क्वेश्चन, यानी प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता आपको निकालनी होती है, सिंपल पार्ट होता है। आपको पता है ये प्राथमिक संयोजकता आपका ऑक्सीकरण होता है और द्वितीयक संयोजकता आपकी जो उपसंयोजक संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो आपका रहता है, तो वो थोड़ा कि इंपॉर्टेंट पार्ट आपका बन जाता है। ओके, इसके अलावा ये जो आपकी 3 थ्योरीज होती हैं वर्नर्स के अंदर, तो मैंने बता ही दिया। वीबीटी एंड सीएफटी में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन से बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं, आपकी संरचना ज्योमेट्री पूछ लेगा, या चुंबकीय व्यवहार, आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऐसे क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं। तो ये आपका इनऑर्गेनिक में बस आपको इतना फोकस कर लो, बहुत रहता है, सफिशिएंट से भी ज्यादा रहेगा, मैं तो ये कहता हूँ। बहुत बढ़िया, तो ये तो आपका हो गया इनऑर्गेनिक वाला पार्ट। अब हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स की। ठीक है, इसमें नॉमेनक्लेचर होता है, SN1 SN2 वाली मेन रिएक्शन है, और बीटा एलिमिनेशन एंड सेजफ्स रूल, ये भी बोला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया जा रहा था, जैसे टीचर से मेरी बात हुई जब। हाँ बिल्कुल सही। अगर बात करें यहाँ पर हम, आपका बीटा एलिमिनेशन से सेजफ रूल बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है, क्योंकि देखो ऐसा क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाता है कि यार बीटा एलिमिनेशन आप जानते हो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट अगर बनता है तो आपको सेजफ रूल से मेजर प्रोडक्ट बनाना पड़ता है ना। तो क्वेश्चन एक बहुत अच्छा बन जाता है कि भाई रिएक्शन तो देगा, साथ में ये भी पूछ सकता है भाई मेजर प्रोडक्ट बताओ, तो उसके लिए आपको सेजफ रूल पता होना मस्ट है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जरूर याद रखनी है। और इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे पास एल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स, तो इसके अंदर ना मैकेनिज्म वाले जो क्रियाविधि वाले क्वेश्चन थे उसमें 3 टाइप का बताया जा रहा था कि हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, मतलब एल्कीन का जलयोजन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू ईथर, इनके बारे में बात की जा रही थी। तो ये तीनों मैकेनिज्म, उसके बाद नेम रिएक्शन काफी ज्यादा, सर ने भी मुझे बताया कि जैसे कि नेम रिएक्शन जो है बच्चों को बोल दो कि करके ही करके जानी है, ठीक है, उनको तो छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। कॉल्ब रिएक्शन, रीमर-थाइमन्स रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, अगर आपको ना दिख रहा हो वहां पर लिखा हुआ है, तो सर इसके बारे में थोड़ा सा आप गाइड कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, अगर बात करें यहाँ पर आपको पता है कि देखो कोल्बे रिएक्शन, राइमर टीमर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोल्बे रिएक्शन जिसके अंदर आप सैलिसिलिक एसिड को बनाते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड रहता है केमिस्ट्री में, सभी को पता है। इसके अलावा राइमर टीमर के अंदर आप सैलिसैल्डिहाइड को बनाते हो, है ना। तो डायरेक्ट ऐसा भी आ सकता है कि ऐसा नहीं कि नेम रिएक्शन डायरेक्ट देते हैं, एक पॉसिबल क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हाउ विल यू मेक सैलिसैल्डिहाइड और हाउ विल यू मेक सैलिसिलिक एसिड, यानी आप सैलिसिलिक एसिड को या सैलिसिलिक अम्ल जो आपका होता है या आपका जो सैलिसैल्डिहाइड है उसको आप कैसे बना सकते हो, किसी रिएक्शन का नाम लिखो, तो नेम, इसलिए नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये एक ऐसा पार्ट है इस लाइक जो आपको मस्त कर ही लेना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था, नेम रिएक्शन से बहुत टाइप के वेरिएशन में क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए अगर आपने नेम रिएक्शन कर लिया, मान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आधे से ज़्यादा नंबर आप ऑलरेडी गेन कर चुके, ये मान करके चलना है। ओके, तो नेम रिएक्शन बहुत मस्त है जो करने ही करने हैं आपको। इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे पास मैम और क्या क्या बताया था, हाँ इसके वाले पार्ट में ही सर ये वाला। इसके अलावा अगर बात करें हमारे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में एक पार्ट और आता है, गिन्यार्ड एजेंट के टेस्ट बहुत आते हैं। इसके अलावा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंशिएट करना है, विभेद करना है, तो कौन सा टेस्ट आता है हमारा, ल्यूकास टेस्ट, सीधा सीधा टेस्ट होता है। इसलिए देखो डिफरेंशिएट वाले टेस्ट, विभेद करने वाले टेस्ट थोड़े याद कर लेना, इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अल्कोहल, फिनॉल में एक पार्ट और आता है जो थ्योरी में पूछ लेते हैं, वो आपका एसिडिक ऑर्डर। ठीक है, अम्लता का जो क्रम होता है ना वो पूछ लेते हैं कि भाई अल्कोहल की अम्लता का क्रम बताओ, या फिनॉल और अल्कोहल में क्रम पूछ लिया, तो वो वाला पार्ट आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो ये हमारा अल्कोहल, फिनॉल ये होता है बेसिकली। ठीक है, तो अभी ये बात हो गई हमारी। अब हमारे ये टॉपिक्स भी हैं जो 3 और मेन बचे हुए हैं जिनके बारे में हम बात करें, तो एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट, जिसके अंदर कैनिजारो, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ ही साथ रिडक्शन, उसमें भी बहुत सारे नाम हैं जैसे वॉल्फ किश्नर, रोजनमान, स्टेफन और क्लेमेंसन। इनके बारे में बताया गया कि इनके काफी सारे क्वेश्चंस जो है बार बार रिपीट हुए एग्जाम में। हाँ बिल्कुल, अगर बात करें आपका एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड थे, अगर आप देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छा वेटेज ही रखता है चैप्टर अपने आप में, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर देखो सारे की सारी नेम रिएक्शन है ना, तो ध्यान रखना एल्डोल या आपका क्रॉस एल्डोल हो गया, कैनिजारो हो गया। इसके अलावा जो अदर जो नेम रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं हर बार यही कह रहा हूँ, नेम रिएक्शन मस्ट है, याद करना ही करना है। इसके अलावा थोड़ा सा एक एसिडिक कैरेक्टर पे ध्यान रखना, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड नाम में जिसमें एसिड आ रहा है तो उनमें तो एसिडिक कैरेक्टर पूछा जा ही सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ही आपके लिए रहता है, तो करके रखना है। ओके, चलिए अमीन्स की बात कर लेते हैं अब, थोड़ी सी बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स। एमीन के क्षारीय गुण, उसके बाद आ जाता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन,
कार्बाइल अमीन रिएक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट और हेंसबर्ग टेस्ट। ये इस वाले पार्ट के मुझे लगता है कि 5 मेन टॉपिक थे जो बच्चों को मिस बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर बात करें आपके पास जैसे कि हमने देखा था अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और आपका एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, वहाँ पर क्या पूछते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछते हैं, एसिडिक ऑर्डर, अम्लीयता क्रम पूछते हैं। यहाँ पर आपको पता है एमीन आपके क्षारीय प्रकृति का होता है, बेसिक नेचर का होता है, तो यहाँ पर क्या पूछेंगे, बेसिक नेचर का ऑर्डर बताओ, ठीक है। इसलिए ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपको पता है मेथिलेमीन और इथाइलेमीन का आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, उसमें बहुत कंफ्यूजन भी बनता है, इसलिए उसको देख करके चलना है, ओके। इसके अलावा नेम रिएक्शन जैसे यहाँ पे लिखी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉफमैन ब्रोमाइड बहुत पूछी जाती है। कार्बाइल एमीन रिएक्शन जो आपका बहुत अच्छी रिएक्शन, इसमें आइसोसाइनेट आप बनाते हो, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा बेसिकली अपना हिंसबर्ग टेस्ट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मस्ट याद करना है। इसका रिएजेंट सभी को याद करना है, वो इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा बात करें डाईएजोनियम सॉल्ट जो आपका रहता है, वहाँ पर आपको पता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जिसका बोलते हो, जिससे आप बेंजीन के बहुत सारे कंपाउंड्स को बना सकते हो। और यहाँ पर नेम रिएक्शन बहुत सारी आती है, सैंडमेयर, गाटरमान हो गई, तो काफ़ी अच्छी नेम रिएक्शन यहाँ पर आती है, ओके। तो ये आपको जरूर करना है। इसके अलावा देखो एक बात और जो हम थोड़ा सा बताना चाहूँगा, एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो डिफरेंशिएशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। टॉलिंग एंड फेलिंग, ये 2 टेस्ट आपको जरूर याद रखने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी एक डिफरेंशिएट में आता है, एल्डिहाइड और कीटोन में आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रहता है उस वाले चैप्टर में, ओके। अच्छा, एक ये डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उनको आप एक प्रॉपर टेबल बनाकर, ठीक है, वो वैसे ही तरीके से क्या होगी, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, उन्हें आता तो है लेकिन उनका जो प्रेजेंट करने का तरीका होता है बेसिकली वो बहुत सी बार इतना अच्छा नहीं होता। तो अगर कोई भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ रहा है तो प्रॉपर टेबल बनाओ, एक साइड एक पार्ट लिखो, दूसरी साइड दूसरा वाला पार्ट लिखो, प्लस उसको एक्सप्लेन करो विद एग्जाम्पल। ध्यान रखना जितने भी नंबर का क्वेश्चन है, अगर एक टॉपर में ना जिसके 90 नंबर आ रहे हैं और जिसके 92 आ रहे हैं, उसमें बेसिक डिफरेंस यही होता है। ऐसा नहीं है कि नॉलेज की कमी होती है, ऐसा होता है कि पेपर प्रेजेंटेशन की कमी होती है। एक ने एग्जाम्पल लिखे होते हैं, एक ने नहीं लिखे होते, तो आधा एक नंबर इस तरीके से ऊपर नीचे बच्चों का होता रहता है। तो अगर हमारा मोटिव है कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा पर ये जो चीजें छोटी मोटी हम पढ़ के जा रहे हैं मेन, इन्हें अच्छे से करके जाए, तो विद एग्जाम्पल्स करके जाना, ताकि मार्क्स कटने के चांसेस ही खत्म हो जाए, ठीक है। तो अब जल्दी जल्दी फटाफट करते हैं, आपका बिना ज्यादा समय लिए बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज और इसके अंदर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन का विकृतीकरण, इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। और इसके अंदर ही डीएनए और आरएनए का डिफरेंशिएशन, प्लस विटामिन्स के बारे में, और एक अमीनो एसिड से रिलेटेड भी सर अभी आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके का सवाल एग्जाम में आपके पास आ सकता है। हाँ बिल्कुल मैम, अगर बात करें हमारे बायोमोलिक्यूल का, देखो ऑर्गेनिक में आता है लेकिन पूरा थियोरेटिकल है। यहाँ पर रिएक्शन वाला पार्ट सिर्फ एक जगह बनता है, कहाँ पर, हमारे ग्लूकोज में। इसलिए ग्लूकोज की जितनी भी केमिकल रिएक्शन है, जो रासायनिक अभिक्रिया है, वो आपको जरूर याद रखनी है, ओके। इसके अलावा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन से क्वेश्चन बहुत अच्छे चांसेस है पूछा जाता ही है। और इसके अलावा अंतर की अगर बात करेंगे, डिफरेंस की अगर बात करें, तो डीएनए आरएनए का डिफरेंस बेसिकली देखो फुल फॉर्म तो सभी को याद करनी है। डीएनए की डिफरेंस फुल फॉर्म क्या रहती है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या रहता है, तो ऐसे करके आप प्रॉपर एक टेबल बनाते हुए डिफरेंस करना, ठीक है। यानी एक पार्ट एक साइड, दूसरा पार्ट दूसरे साइड, तो ऐसे प्रेजेंटेशन अच्छी होती है और नंबर्स कटते नहीं है, जैसे मैम ने बताया भी था। इसके अलावा विटामिन में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एक पार्ट बस याद करना, क्या कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा डिसीज होता है, कौन सा रोग होता है, ये पार्ट बहुत पूछा जाता है। और कम से कम आपको 3 विटामिन का तो याद करना ही है, विटामिन का नाम भी और उसकी कमी से कौन सा डिसीज या रोग होता है, ओके। तो विटामिन ए बी सी का आप याद कर सकते हो, वो इंपॉर्टेंट रहता है, ज़्यादा वही पूछा जाता है। इसके अलावा अमीनो एसिड्स में अगर बात करें तो आपको जानते हो कि पास 2 टाइप के हमारे अमीनो एसिड्स आते हैं, असेंशियल और नॉन एसेंशियल, यानी आवश्यक और अनावश्यक। तो उनमें आप आवश्यक वालों के नाम जरूर याद कर लेना, डेफिनेशन तो याद करनी करना है। इसके अलावा आवश्यक जो अमीनो एसिड्स होते हैं, जो असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, उनके आप नाम जरूर याद करके रखना, क्योंकि वो कभी कभार पूछ लेते हैं, ओके। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है आपके बायोमोलिक्यूल में, ठीक है। तो ये आपका केमिस्ट्री का पार्ट रहता है बेसिकली, अगर बात करें तो ये हमारा प्रॉपर केमिस्ट्री का पार्ट था जिसकी हमने बात करी, और ये वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनकी हमने बात की। अब मैं कुछ नॉर्मल सवाल जो बच्चों के होते हैं सर यूजुअली, कि कुछ ऐसी गलतियां होती हैं अक्सर, जैसे मैं इंग्लिश में बच्चों को बताती हूँ कि भाई ये वाली चीज में गलती मत करना, ये फॉर्मेट ऐसे बनाना, तो क्या कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां आप बता सकते हैं जो बच्चे अक्सर एग्जाम में करते हैं और उन्हें नहीं करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, अगर बात करें आपके एग्जाम के हिसाब से, देखो सबसे पहले चीज़ साफ साफ लिख के आना थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तुम कर्सिव राइटिंग या बहुत ज़्यादा वैसे लिख रहे हो, वो नहीं करना, पर हाँ इतना जरूर करना कि भाई रीडेबल हो, एटलीस्ट सामने वाला पढ़ ले, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि यार साफ साफ लिख के नहीं आते, ठीक है। जैसे कि मान लो जो है ना पढ़ने वाला, उसको थाली में परोस के देना है कि भाई तू हमें नंबर
चाहिए हमें, सर जी आप हमें नंबर दो प्रॉपर, हम आपको सब कुछ साफ साफ दिखा रहे हैं, जो चीजें इंपॉर्टेंट है हम आपको बता रहे हैं, आप इनमें हमें नंबर दो। अगर उसे मेहनत वहां पर लगी, जो भी टीचर आपके उन्हें मेहनत लगी अगर वहां पर कि क्या लिखा है बच्चे ने, समझना पड़ रहा है, और बहुत कॉपीज होती है चेक करने के लिए, तो आपका ही नुकसान है। हम अपना नुकसान क्यों करें? टीचर चेक कर रहे हैं, हम उसको खुश करेंगे ना अपने प्रेजेंटेशन से। हाँ बिल्कुल सही बात कही मैम ने। आपका प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ओके। इसके अलावा देखो थोड़ा ध्यान रखना कि इसमें टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपका पेपर 3 आवर का होता है, हम ये सोच के चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं रहता, थोड़ा टाइम बहुत जाता है। लाइक टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे ना तो पेपर छूटने के चांसेस बन जाता है, और फिर ज़्यादा दुख होता है कि आता हुआ रह जाए। तो ये चीज तो बिल्कुल नहीं करना। क्या केमिस्ट्री में भी कि बहुत ज्यादा लंबा कभी पेपर आ जाए और बच्चों का पेपर बहुत लेंदी होने की वजह से छूट जाए? क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में तो ऐसा हो जाता है, पर क्या केमिस्ट्री में भी ऐसा होता है? तो केमिस्ट्री में ऐसा कम होता है, लाइक पेपर लेंथी बहुत कम आता है, नॉर्मली इजी आता है, लेकिन आज छूटता कब है कि आता नहीं। और मैं कुछ ज़्यादा ही किसी चीज़ को सोचना शुरू कर दिया, मान लो कैलकुलेशन आ रही है, आप उसको सोचे ही जा रहे हो, कैलकुलेशन ही करे जा रहे हो, या कोई क्वेश्चन पर आप स्टक कर गए, आप उसी का अटके हुए हो, उससे आगे नहीं बढ़ रहे, तो ऐसे में लेंथी आपका हो जाता है इनडायरेक्ट वे में। तो वैसे लेंथी नहीं होता, पर हम खुद उसे कर देते हैं, टाइम हम वेस्ट कर देते हैं। तो प्रॉपर जो केमिस्ट्री का पेपर है ना, वो ऐसा मान लो कि वो मुश्किल भी नहीं होता, फिजिक्स की तरह मुश्किल नहीं बनता, और इंग्लिश हिंदी की तरह लेंथी भी नहीं होता, वो बीच का होता है। तो आप उसे विद इन टाइम कर सकते हो, बस आप कहीं स्टक ना करो किसी पॉइंट पे आकर के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कहीं स्टक कर भी रहे हो ना, तो उसको स्किप करो, पहले पूरा पेपर कर लो, तो रुकना नहीं है, मतलब एकदम लगातार भागते हुए पूरा पेपर करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये एडवाइस मैं ज़रूर देता हूँ सभी को कि यार आप अगर पेपर करने जा रहे हो ना, स्टार्टिंग से कहीं से भी करते हो, मेन ये है कि अगर आपको नहीं आता, आपने एमसीक्यू स्टार्ट किया, एमसीक्यू मान लो आपको नहीं आया तो उसको स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ, पर अटको नहीं। एक बार के लिए पूरा पेपर अच्छे से करो, फास्ट कर लो, ठीक है, जिससे आप मैक्सिमम नंबर सेक्टर अपने पास रख लो ना। जो नहीं आता उसको बाद में गेन करने की कोशिश कर लेना, टाइम भी रहेगा उसके लिए, और एक बार आप कंफर्म भी रहोगे कि हाँ भाई हमने कुछ तो कर ही लिया है। तो ये चीज़ के साथ करो तो बहुत अच्छा जाता है। हाँ, बहुत सही बात कही सर ने, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है किसी एक क्वेश्चन पर अटक गए, बहुत लंबा समय चला गया, तो बच्चे ना पैनिक कर जाते हैं कि मेरा इतना पेपर बचा हुआ है ऑलरेडी, और इस क्वेश्चन में मैंने इतना ज्यादा टाइम अपना वेस्ट कर दिया है। तो जितना आता है उसको बढ़िया तरीके से अगर कर लोगे तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, और जो चीज नहीं आती है उसको सोचने के लिए भी समय दे पाओगे, ठीक है। तो नुकसान नहीं होगा किसी भी तरीके से। पेपर के अंदर जो शुरुआत के 15 मिनट तुम्हें दिए जाते हैं ना, बच्चे अक्सर वहां पर ही सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। उसी का जब बच्चा सही इस्तेमाल नहीं करता ना, तो आगे के पेपर में पैनिक करता ही करता है, और कोई ना कोई गलती भी जरूर करता है। 15 मिनट दिए गए हैं पढ़ने के लिए, तो बेटा उसमें पढ़ना ही है, सॉल्व करने नहीं बैठना कि मैं ये सवाल का क्या आंसर होगा, आंसर सोचने बैठना ही नहीं है। केवल ये सोचना है कि अच्छा ये सवाल, जितने सवाल दिए गए हैं उसमें बस तुम ये डिसाइड कर लो उन 15 मिनट में पेपर को पढ़ के कि मैं ये सवाल सबसे पहले पेपर शुरू होते ही करने वाला हूं, उसके बाद मैं बाकी चीजों को देखूंगा। तो आज का ये सेशन मुझे लगता है सर काफी अच्छा रहा, ठीक है, मुझे तो बहुत मजा आया, और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी मजा आया होगा, कुछ हेल्प मिली होगी। मेरा पहला अटेम्प्ट था ये, ठीक है, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं था, मैंने अपना 100% दिया, फिर भी अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, ठीक है, क्योंकि कोशिश कर रही हूँ हर तरीके से आप लोगों की हेल्प करने की, आप लोगों को गाइड करने की, हर एक एग्जाम के अंदर। पढ़ते रहो, मजे करते रहो, और भास्कर भैया हैं ही आपके साथ। अगर आपके हाँ कोई भी डाउट्स हो ना, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, हम सर से बोल के पक्का उनको सॉल्व करवाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, और अच्छे से पेपर देना, कॉन्फिडेंस के साथ जाना, ओके। ये नहीं कि ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है, आराम से पढ़ना, टाइम मान के चलना है, इन 2 दिनों का अच्छे से यूटिलाइज करना, ओके। और पेपर प्रॉपर करके आना, छोड़ना नहीं, एटलीस्ट कोशिश ये करना कि कुछ रहे नहीं, इसलिए टाइम मैनेजमेंट करते हुए चलना है, ओके। और स्टार्टिंग के 15 मिनट जैसे मैम ने बताया, पहले उसको केवल रीडिंग में लगाना, देखना आता है तो ठीक, नहीं आता तो कोई नहीं, ये चीज़ पहले सेट कर लो, ओके। उसके बाद फिर पेपर करना स्टार्ट करो, चाहे किसी भी पार्ट से करो, कोई भी क्वेश्चन करो, थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन देख लेना, और थोड़ा बहुत फॉर्मेट थोड़ा सही से लिख के आना, उतना काफ़ी रहता है, ओके। और कोई भी ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे ने कोई ऐसे टॉपिक होते हैं जो पढ़े नहीं होते, और वो सोचते हैं कि अब इन 2 दिनों में मैं इस टॉपिक को उठा लूं। ये गलती मत करना यार। सर ने आपको बताया कि कौन कौन से टॉपिक, कोई चैप्टर इनमें से होगा जो तुमने नहीं पढ़ा होगा, तो आपको क्या करना है कि उस टॉपिक में से केवल ये वाली कुछ चीजें देख लो, उसमें से सवाल लग जाता है बढ़िया है, नहीं लगता है तो अपने बाकी के नंबर सिक्योर करने में टाइम लगाओ। तो ये 2 दिन तो पढ़ो जितना पढ़ा हुआ है, और जो अगला दिन है, क्योंकि शाम को पेपर होने वाला है, रिविजन के लिए छोड़ देना। अगले दिन कुछ भी पढ़ने के लिए या सवाल निकालने के लिए बिल्कुल मत छोड़ना। अगला दिन बिल्कुल कंप्लीटली रिविजन के लिए, जो तुम्हारा पेपर वाला दिन होगा उसको रिविजन के लिए रखना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आपका बहुत बहुत, और थैंक यू आप सभी को, ऑल द वेरी बेस्ट। अब आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में।
ओके, ऑल द बेस्ट बच्चा, अच्छे से पढ़ना, ओके, और पेपर फोड़ के आना, बढ़िया करके आना, ओके, ऑल द बेस्ट एंड डू बेस्ट ऑफ योर्स। थैंक यू। थैंक यू।